स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। साल 2013 1 जून का दिन था। दो भाइयों के बीच में बात चल रही थी। एक था यासीन और दूसरा था रियाज। यासीन जो था वो नेपाल में बैठा था और रियाज कराची पाकिस्तान में। दोनों के बीच में मैसेजेस पर जो बात हुई उसमें यासीन ने रियाज से पूछा कि क्या पाकिस्तान में तुम्हें न्यूक्लियर बॉम्ब मिला। इस पर रियाज का कहना था कि नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर ढूंढा जाए तो यहाँ सब कुछ मिल सकता है। यासीन ने इस पर जवाब दिया कि ठीक है, उसे ढूंढो, क्योंकि अगला अटैक जो करेंगे वो भारत में गुजरात के सूरत पर करेंगे और यहाँ पे अटैक न्यूक्लियर बॉम्ब से किया जाएगा। ये जो बात थी, ये सुनकर रियाज ने यहाँ से पाकिस्तान से रिप्लाई दिया यासीन को और कहा कि इस अटैक में अगर ऐसा कोई अटैक करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब से तो उसमें मुसलमान भी मारे जाएंगे। यासीन का इस पर कहना था कि हम अटैक से पहले ही सारी मस्जिदों में अलग अलग जगह पोस्टर्स लगा के सबको इत्तला कर देंगे, सबको बता देंगे कि सारे मुसलमान शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। ये इरादा दिखाता है यासीन का भारत के प्रति कितना खतरनाक रवैया था, वो कितना गलत सोच सकता था। और ये यासीन कोई और नहीं, यासीन भटकल था, जो कि 2011 से गायब था, फरार था, नेपाल में रह रहा था, अपने ठिकाने चेंज करता था, अपना हुलिया चेंज करता था और लगातार भारत के ऊपर 2005 से 2012 तक 17 अटैक कर चुका था। इंडियन मुजाहिदीन का किंगपिन, जिसके ऊपर सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, वो यासीन भटकल आखिर पकड़ा कैसे गया। भारत का वेल प्लान्ड ऑपरेशन, वेल प्लान्ड अंडर कवर ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने प्रूव कर दिया कि अगर ऑफिसर्स चाहें तो किसी भी बड़े से बड़े आतंकवादी को पकड़ा जा सकता है। आज आपको इस पूरे ऑपरेशन की यासीन भटकल को कैसे पकड़ा, इसकी कहानी बताने वाले हैं। पूरी स्टोरी, पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय और आपका व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। इससे हमारे आपके बीच में इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान भी होता है। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 13 अगस्त 2013 से। ये वो दिन था जब बिहार के पटना में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के यानी कि SOG के हेडक्वार्टर के अंदर, पटना के अंदर एक मीटिंग चल रही थी। एक बहुत ही सीरियस हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें IB के जॉइंट डायरेक्टर, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर पटना के यूनिट के थे, वो भी मौजूद थे। ये मीटिंग जो थी उनके डिप्यूटीज़ के साथ में उनकी चल रही थी। ये मीटिंग जो थी, इसका मेन जो फोकस था वो था कि यासीन भटकल को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि इसके कुछ ही महीने पहले ये जो एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था वो नेपाल से हुआ था पाकिस्तान, यासीन भटकल की इस तरह की बातचीत हो रही थी। इसके बाद ये वो समय था जब यासीन भटकल अगले और अटैक करने की भी फिराक में था। उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और एजेंसीज़ ये समझ चुकी थी, जान चुकी थी, उनके पास ये इनपुट्स थे कि यासीन नेपाल में है। इतना उन्हें पता था, लेकिन नेपाल में कहाँ है ये नहीं पता था। तो खैर 2011 से लगातार फरार था। 2011 के बाद ही नेपाल भाग चुका था भारत से। 17 अटैक 2005 से 2012 तक भारत पे कर चुका था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो दिल्ली में, गुजरात में, सूरत के अंदर, आपके वाराणसी के अंदर, पुणे में जर्मन बेकरी का अटैक, मुंबई में अटैक, इन सब के पीछे इंडियन मुजाहिदीन और उसका मास्टरमाइंड, उसका किंग पिन यासीन भटकल ही था। तो ये जो मीटिंग थी लगातार चल रही थी। इस मीटिंग के बीच में अचानक से SOG के जो टीम लीडर थे उनके पास में कॉल आता है, उनके एक ह्यूमन एसेट का, उनके एक सोर्स का। ये कॉल आया था नेपाल से। उस ह्यूमन एसेट ने कहा कि सर, जो आपने फ़ोटोग्राफ मुझे दिया था, IB की तरफ से जो फ़ोटोग्राफ जनरेट हुआ था और भेजा गया था, इसी फ़ोटोग्राफ से मिलता जुलता एक शख्स पोखरा में दिखा है, नेपाल में। पोखरा में उसको देखा गया है और ये जो शख्स है, बस फ़ोटो में जो आपने भेजी है उसमें उसकी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं। यहाँ पे उसकी दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं है, वो क्लीन शेव है, बाल छोटे हैं, लेकिन आंखें एकदम हूबहू मिलती जुलती हैं। इसकी आइडेंटिटी जो है उसकी आंखों से पुख्ता होती है कि ये कहीं ना कहीं वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही, जैसे ही जो ऑफिसर थे, टीम लीडर SOG के, उन्होंने जब ये सब सुना तो उनके कान खड़े हो गए कि भाई, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए मीटिंग चल रही है, क्या वो हमें मिल गया है? ये इस तरह का एक कोइंसिडेंस बना है। इसके बाद उस इन्फॉर्मर ने बताया नेपाल से कि सर, जो ये अब पोखरा में आया है, इसके पहले ये जिस जगह पे था वहाँ से इसके बारे में पता किया है, तो पता ये चला है कि उसने ये बताया है, उस सस्पेक्ट ने, कि उसकी वाइफ जो है वो दिल्ली में है। माता पिता जो उसके थे वो पहले दुबई में रहते थे, बाद में कर्नाटका के अंदर भटकल में आके रहने लगे थे, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। और इस समय वो जो सस्पेक्ट है ये नेपाल के पोखरा में डॉक्टर यूसुफ के नाम से, एक यूनानी डॉक्टर के नाम से रह रहा है, कि वो एक पेशे से यूनानी डॉक्टर है और डॉक्टर यूसुफ उसका नाम है। जैसे ही टीम लीडर ने SOG के सुना अपने इन्फॉर्मर से कि उसने यूनानी डॉक्टर बताया है खुद को, उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि वो यहाँ पे समझ चुके थे कि ये यासीन भटकल का
फेवरेट फेक आइडेंटिटी है। मतलब एक तरह से वो हर जगह उसको देखा गया है कि बिहार के दरभंगा में भी जो उसने जहाँ पे अपने आईएम के इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव्स को बनाया था, स्लीपर सेल्स को बनाया था, वहाँ पे भी वो इसी आइडेंटिटी फेक आइडेंटिटी से काम कर रहा था, जहाँ पे वो यूनानी डॉक्टर खुद को बताता था और इलाज करता था लोगों का। इस तरह से ही वहाँ पे अपना आईएम का पूरा उसने नेटवर्क बनाया था। ये सब सुनने के बाद सीधा मीटिंग रूम में वापस आते हैं जो एसओजी के टीम लीडर थे, और उसके बाद उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर को ये सारी चीज़ें बताई कि सेम टाइम पे जब हम मीटिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मर ने बताया कि पोखरा में यासीन को देखा गया है और कहीं ना कहीं वो शख्स जिसे देखा है वो यासीन ही है। क्लीन शेव है, बाल कटे हैं, लेकिन आंखें मैच कर रही हैं और हम ये चांस जो है सर इसको मिस नहीं कर सकते। इस पर जॉइंट डायरेक्टर आईबी के जो पटना यूनिट के थे वो पूरी तरह से कन्विंस थे, क्योंकि एसओजी के टीम लीडर एक पुराने ऑफिसर थे, बहुत ही एक्टिव थे, हाईली टैलेंटेड थे, स्किल्ड थे, और उन पर पूरा भरोसा था जॉइंट डायरेक्टर को आईबी के। लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बार डीआईबी से बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करनी पड़ेगी, जो आईबी इस्टेब्लिशमेंट है उनसे उनकी हामी लेनी पड़ेगी। तो अब दिल्ली कॉल किया गया। जॉइंट डायरेक्टर आईबी पटना दिल्ली में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सर एक टीम चाहिए जिसे नेपाल भेजना है, और यासीन भटकल जो है सस्पेक्टेड एक शख्स दिखा है वहाँ पे कि वो यासीन ही हो सकता है। दिल्ली से यहाँ उनके जो आईबी के बॉसेस थे उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको 50 इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो क्या आप 50 टीमें अलग अलग भेजेंगे। यासीन भटकल के बारे में दरअसल आईबी दिल्ली और बाकी जो एजेंसीज़ हैं हमारी वो ये समझती थी और ये कहती थी कि यासीन इस समय पर नेपाल में या भारत में है ही नहीं, वो पाकिस्तान जा चुका है अपने दोनों भाइयों के साथ, रियाज भटकल और इकबाल भटकल के साथ। वो पहले ही पाकिस्तान जा चुका है और 2008 में ये लोग गए थे, उसके बाद में ये भी पहुंच गया था। तो ये सब खबर थी, इस वजह से कोई भी एक्ट करना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे जब ये चीज़ दिल्ली से इस तरह का जवाब मिला तो जॉइंट डायरेक्टर और उनके साथ में एसओजी के टीम लीडर जो थे वो थोड़े से निराश हुए। लेकिन एसओजी के टीम लीडर ने इस कॉल के जस्ट बाद ही, मीटिंग के ख़त्म होने के बाद, जॉइंट डायरेक्टर से कहा कि सर ये जो चांस है इसको हम मिस नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मेरा जो सोर्स है वो बहुत ही ट्रस्टेड है, पुख्ता है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर ये हमने मिस किया तो ये हमारे लिए सुसाइडल होगा। ये उनके वर्ड्स थे यहाँ पे। थोड़ी देर सोचने के बाद जॉइंट डायरेक्टर कहते हैं कि बिल्कुल आप ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर आप ये सोच लीजिए कि ये एक ऐसा ऑपरेशन होगा कि हमें अनऑफिशियल यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप लोगों को टूरिस्ट की तरह पोज करके, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एज अ टूरिस्ट जाना पड़ेगा, घूमने जैसे आप जा रहे हैं ये दिखाने के लिए, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो नहीं ले जा सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते हैं कि आप आईबी के ऑफिसर्स हैं या आप एसओजी के ऑफिसर्स हैं, आप फोर्स की तरफ से आए हैं। आपको अपने आईडी कार्ड जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे बॉर्डर के पास ही, और उसके बाद में आप आगे जाएंगे। और अगर कुछ भी गलत इस ऑपरेशन में होता है तो आप लोगों की हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी आगे नेपाल के जेलों में कट जाए। आप तो नेपाल के जेल में जाएंगे ही, साथ साथ मुझे भी मेरे पेरेंट कैडर में वापस भेज दिया जाएगा। तो कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं रखनी है। ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद में हामी भरी टीम लीडर एसओजी ने, उसका उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई। इस टीम के अंदर सिर्फ 5 लोग थे। पहले टीम लीडर, उसके बाद उनके साथ 2 ऑफिसर्स और साथ में 2 फील्ड ऑपरेटिव्स, यानी कि 2 और एजेंट्स। टीम लीडर ने एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, जो जॉइंट डायरेक्टर आईबी के थे उनसे, कि सर ईस्ट चंपारण में, बिहार के अंदर, वहाँ के जो एसपी हैं विनय कुमार, हम उनको भी साथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि विनय कुमार जो हैं लगातार नेपाल में जो उनके पुलिस काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करते हैं। उनकी वहाँ पे पकड़ अच्छी है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट वो हमें दे सकते हैं, और अगर कुछ भी गलत होता है इस पूरे ऑपरेशन के अंदर तो उनकी जो मदद है वो काम आ सकती है। तो इस पर जॉइंट डायरेक्टर आईबी ने हामी भरी पटना यूनिट के। उन्होंने कहा कि ठीक है, एसपी विनय कुमार को आप अपने साथ में ले सकते हैं, और इसी के साथ ये ऑपरेशन जो था उसको तेज़ी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। ये ऑपरेशन एक ऐसे शख्स को पकड़ने के लिए होने वाला था जिसको मास्टर ऑफ डिस्गाइज कहा जाता था। वो बहरूपिया था, रूप बदलने में माहिर था। यासीन भटकल एक ऐसा शख्स था जो उसने जो 17 अलग अलग जगह अटैक किए हैं, बम ब्लास्ट किए हैं, उसमें देखा गया कि कहीं पे उसकी तस्वीर जो थी या वो सीसीटीवी फुटेज में देखा है या जिन लोगों ने उसको देखा है वो कहते थे कभी क्लीन शेव दिखता था, कभी पूरी बियर्ड के साथ दिखता था, कभी वो बहुत हल्की बारीक जो दाढ़ी थी वो रखता था, कभी सिर्फ मूछें रखता था। इस तरह से हर बार अपना जो हुलिया था उसको चेंज करता रहता था। मोबाइल फ़ोन जो अपने पास वो रखता था उसको हर अगले दिन, हर अगले 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते के अंदर बीच में कई बार उसको चेंज किया करता था। साथ ही साथ जब भी वो यूज़ करता था फ़ोन को तो एक बार में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए यूज़ करता, जिससे कि कभी भी सर्विलेंस उसका नहीं हो पाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। सिर्फ सेकंड्स के अंदर वो बातचीत करता था अपनी फ़ोन पे और उसके बाद ख़त्म कर देता था। फ़ोन जो यूज़ करता था उससे कराची पाकिस्तान में जो उसके भाइयों से बात होती थी उसके लिए अलग तरीके के फ़ोन को यूज़ किया करता था। 2013 के अंदर इस तरह का एक आतंकवादी
ईमेल्स जो थे इंडियन मुजाहिदीन के, सोचा कि वहाँ से उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड मिले। कई बार एजेंसीज ने इस पर ट्राई किया तो ये देखा गया कि वो खुद का अपना पर्सनल कोई उसका ईमेल अकाउंट भी नहीं है, ना ही वो ईमेल्स को यूज़ करता है। इंडियन मुजाहिदीन के जो बाकी ऑपरेटिव्स हैं वो कभी कभी यूज़ करते भी हैं, कहीं धमकी भेजने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये कभी भी उसको भी यूज़ नहीं करता। तो ये भी एक बात थी। रहने की बात अगर देखी जाए तो हमेशा ये देखा गया कि वो अपनी लोकेशन ऐसे चेंज करता था कि कभी तो अचानक बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले एरिया में पहुंच जाएगा, वहाँ पे रहने लगेगा। कभी देखा जाता था कि अचानक से ऐसे रूम्स में, ऐसे खंडरों के बीच में कहीं पे कुछ छोटे मोटे कहीं रूम बने हैं जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, ऐसी जगह जाके रहने लगता था। इस तरह की इनपुट्स उसके मिलते थे हमेशा, जिससे सर्विलांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो एक ऐसा आतंकवादी जिसके ऊपर भारत सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का जो रिवॉर्ड था वो रखा था, भारत की 12 स्टेट्स में इंक्लूडिंग गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 12 स्टेट्स के अंदर मोस्ट वांटेड था। लगातार पुलिस उसको ढूंढ रही थी, एजेंसीज ढूंढ रही थी। 30 साल की उम्र थी करीबन, और 30 साल की उम्र में 220 से ज़्यादा हत्याओं का आरोप था उसके ऊपर। बम ब्लास्ट में जो भारत के हमारे मासूम लोगों को मारा है, 220 से ज़्यादा लोगों को मार चुका था 2005 से 12 के बीच में। तो ये था इंडियन मुजाहिदीन का किंगपिन, इसी की तलाश थी, इसी को पकड़ने के लिए ये अब ऑपरेशन होने वाला था। एसओजी ये जानती थी कि एक हाई वैल्यू टारगेट है और यहाँ पे हमें कोई भी बिल्कुल गलती की उम्मीद ही नहीं है, ये गलती हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अब जिस जगह ये लोग जाने वाले थे नेपाल, तो नेपाल में ये था उस समय पर कि हर साल पहली बात तो भारतीय टूरिस्ट जो थे वो कई सारे यहाँ पहुँचते थे, हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए नेपाल पहुँचते थे। 90s से ही ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान लगातार नेपाल का यूज़ कर रहा था भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। चाहे आप 1999 कंधार हाईजैकिंग में देख लीजिए, जब काठमांडू से ये जो आतंकवादी थे वो उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, चाहे आप बाकी और जो आर्म्स स्मगलिंग होती है उसमें देख लीजिए, तो नेपाल के रूट्स का हमेशा ये पाकिस्तान और ये जो आतंकवादी हैं, ये क्रिमिनल्स जो हैं वो यूज़ करते थे। तो अब ये जो ऑपरेशन था इसकी तैयारी तो चली रही थी, प्रेशर आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा था, लेकिन प्रेशर कई और जगह से भी आ रहा था। प्रेशर दिल्ली से भी काफ़ी ज़्यादा था। दिल्ली से दरअसल ये कहा जा रहा था कि भाई IB हेडक्वार्टर से, एजेंसीज़ के हेडक्वार्टर से ये कहा जा रहा था कि ये यासीन जो है वो पाकिस्तान में है और हम बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है आपके इस ऑपरेशन से, अगर आप इस तरह का कुछ भी आगे करेंगे तो ये ना किया जाए। इनपुट्स जो थे इन्फॉर्मर से भी लगातार एसओजी के टीम लीडर के पास में ये आ रहे थे, उनको बताया ये जा रहा था कि यासीन जो है पोखरा आने से पहले वो दरअसल रोहताहट में था। रोहताहट नेपाल के अंदर और एक जगह है और वहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट है एक, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में उसको देखा जाता था। वहाँ पे वो करीबन कई दिनों तक मौलाना मोइनुद्दीन अंसारी के घर पे रुका हुआ था। उन्होंने इसको यहाँ पे शेल्टर दिया था और जो लोग उसको वहाँ पे जिन्होंने उसकी बोलचाल वहाँ देखी थी तो वो बताते थे कि ये साउथ इंडियन उसका बोलने में एक्सेंट आता था। ये सब चीज़ें थी, लेकिन बाद में ये 12 डिस्ट्रिक्ट से पोखरा चला गया है, ये बताया गया। करीबन 40 किलोमीटर दूर रक्सौल बॉर्डर से पोखरा था। हाँ, ये जगह थी 12 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो दिखा था। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। अच्छा, इस बीच में एक और चीज़ थी जो कि दिल्ली से इस टीम के ऊपर भरोसा करने के लिए उनके सामने सवाल खड़े कर रही थी। वो ये थी कि यासीन भटकल की अगर बात की जाए तो उसे पकड़ने के जो पिछले जितने भी मिशन थे, 2009 में चाहे कोलकाता में, 2010 में पुणे में, 2008 में चिकमंगलुर में, ये सारे फेल हुए थे। वो हमेशा एजेंसीज को चकमा देके भाग निकलता था। तो इस वजह से दूसरे देश में जाके ऑपरेशन करना है, ये एक बड़ा सवाल था मेन सेंटर के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के IB ऑफिसर्स के लिए। और इस वजह से वो नहीं यकीन कर पा रहे थे कि अगर पुख्ता एकदम जानकारी है, अगर आपको 110% पता है कि यासीन भटकल है, तभी सिर्फ आप इस ऑपरेशन के लिए जाएं, अदरवाइज ना जाएं। ये सारी चीज़ें चल रही थी। खैर, अनऑफिशियल एक तरह से ऑपरेशन क्योंकि था और शुरू करना ज़रूरी था, तो टीम जो थी 5 लोगों की, उसमें जो टीम लीडर थे एसओजी के, उन्होंने पूरा प्लान बनाया और प्लान ये बना कि महिंद्रा बोलेरो से, जीप से टूरिस्ट के रूप में नेपाल जाया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आई, पैसे की। पैसे की क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि टीम लीडर जो थे वो एक दरअसल जूनियर ऑफिसर से, और इस वजह से क्या था कि तनख्वाह इतनी ज़्यादा होती नहीं है और कई बार इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं पैसे मिलने में बाद में देर हो जाती है और स्टार्टिंग में पैसा अपने पास से लगाना पड़ता है। और ये बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ सैलरी जो है वो ऐसे ऑपरेशन पे स्पेंड हो जाती है, खर्च हो जाती है इस तरह के ऑपरेशन में जो ऑफिसर्स लगे होते हैं उनकी। टीम लीडर ने इस ऑपरेशन के लिए, ये रिपोर्ट्स में है सामने, कि अपने दोस्त से, उनके एक फ्रेंड से उन्होंने 40,000 रुपये लोन लिए थे, उससे उधार लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए नेपाल के, वहाँ पे ऑपरेशन के खर्चे के लिए, गाड़ियाँ हायर जो करेंगे उसके लिए, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, इन्फॉर्मर को कुछ पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो थी वो यहाँ से उन्होंने खुद के अपने पैसे से किया
और फाइनली इसके बाद 20 अगस्त का दिन आता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनकर हमारे देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाता हुआ आया है, आसान बनाता हुआ आया है। आपको स्क्रीन पर जो कोर्सेज दिख रहे हैं ये लेटेस्ट बैचेज हैं, क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। जो भी प्राइस आपको दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाएंगे VJ लाइव कोड लगा के। ये आपका कोड है, इसको याद रखिएगा। VJ लाइव कोड आप यहाँ पे लगाएंगे, अपनी तैयारी को यकीन मानिए मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब ये 20 अगस्त 2013 का दिन था। दोपहर के करीबन 2 बजे जो टीम थी SOG की, अपने 5 मेंबर की जो टीम थी, वो मोतिहारी पहुँचती है बिहार। वहाँ पर SP विनय कुमार से पहली बार मिलती है। विनय कुमार जी से मिलने के बाद में यहाँ पे उनको एक ब्रीफिंग दी जाती है, उनको पूरा ब्रॉडर प्लान बताया जाता है किस तरह से हम ये सब करने वाले हैं, किस तरह टूरिस्ट के डिस्गाइज में जाएंगे यहाँ पे, उसको पकड़ेंगे, एक इन्फॉर्मर भी वहाँ पे है। ये सब बताने के बाद विनय कुमार जी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस पूरे मिशन में शामिल होने के लिए, उन्होंने यहाँ से 2 और गाड़ियाँ ली और इसके बाद ये टीम सीधे यहाँ से वीरगंज पहुँच जाती है। वीरगंज नेपाल पहुँची, पोखरा से करीबन 280 किलोमीटर दूर। वीरगंज में यहाँ टीम लीडर ने नेपाली उस इन्फॉर्मर को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। अब ये एक तरह से उनके लिए भी एक रिस्की मूव था, क्योंकि इससे पहले वो कभी उससे पर्सनली मिले नहीं थे, हमेशा सिर्फ फ़ोन पर बात हुई थी। ये भी हो सकता था कि ये एक ट्रैप हो, ये जो इन्फॉर्मर हो वो पाकिस्तान का, ISI का या कुछ किसी और आतंकी संगठन का आदमी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ इन्फॉर्मर आता है, बातचीत होती है टीम के साथ में उसकी, और इसके बाद उससे कहा जाता है कि अब तुम सीधा यहाँ से पोखरा निकल जाओ। इसी शाम को जो टीम थी SOG की इंस्पेक्टर विनय कुमार, SP विनय कुमार के साथ में, वो यहाँ से सीधा पोखरा के लिए निकलती है। ये लोग पोखरा पहुँचते हैं और पोखरा के माउंट व्यू होटल के अंदर चेक इन करते हैं। माउंट व्यू होटल पहुँचे, विनय कुमार जी ने क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट था वो तैयार करके रखा हुआ था, तो किसी चीज़ की ऐसी दिक्कत ज़्यादा आई नहीं। गाड़ियों में चीज़ें हायर करने में, जो 2 व्हीलर्स हैं उनको हायर करने में, तो ये सब चीज़ें आसानी से होती गई। माउंट व्यू होटल में सुबह सुबह नाश्ते के बाद उस समय पर इन्फॉर्मर को एक बार दोबारा बुलाया गया। इन्फॉर्मर आया और यहाँ पर उससे डिटेल्स को डिस्कस किया। अब ये जो दिन आ चुका था, क्योंकि अगला दिन लग चुका था 22 अगस्त का, 22 अगस्त 2013, टीम ने यहाँ से 2 मोटरसाइकिल्स को हायर किया और उसके बाद में बर्मुडा शॉर्ट्स पहनकर, सनग्लासेस लगाकर, ये जो 5 लोग थे SOG के और SP विनय कुमार, ये सब तैयार थे अब यहाँ पूरा काम करने के लिए, पूरा एक सीक्रेट ऑपरेशन करने के लिए, भारत का जो सबसे बड़ा आतंकवादी था उसको पकड़ने के लिए। ये मिशन जो था शुरू हो चुका था। इसी दिन टीम को एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल उन्हें एक लीड मिली थी यहाँ से कि एक बाल बहादुर थापा नाम का AKA अब्दुल्ला, ये जो शख्स था ये एक फॉर्मर इंडियन आर्मी का सैनिक हुआ करता था। इंडियन आर्मी छोड़ने के बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया, नेपाल चला गया और बताते हैं वहाँ पे जाके रहने लगा था। वहाँ पे जो भी मुस्लिम्स नेपाल में इस तरह के आते थे अलग अलग, उनको रहने करने की जगह देना, उनको अलग अलग मस्जिदों में ले जाना, नमाज किस तरह से पढ़ानी है, क्या कराना है, ये सब चीज़ें वो लगातार कराता था। बाल बहादुर के बारे में बताते हैं कि बाल बहादुर थापा जो अब अब्दुल्ला बन चुका था, इसकी लीड एक मिली SOG की टीम को। उन्हें पता चला कि बाल बहादुर थापा वही शख्स है जिसे PM मोदी जब नेपाल आए थे उस समय पर भी इसे डिटेन किया गया था नेपाल पुलिस के द्वारा। अब यहाँ से 2 चीज़ें, 2 पहलू हैं। बाल बहादुर थापा का जब भी इस पूरे केस के अंदर जिक्र आता है तो 2 चीज़ यहाँ पे सामने आती हैं। पहली चीज़ कि या तो बाल बहादुर थापा को पहले से ही बता दिया गया SOG के द्वारा कि तुम्हें इस मिशन में इन्वॉल्व होकर यासीन भटकल के उस ठिकाने तक हमें पहुँचाना है, या फिर यहाँ पे जो एक इन्फॉर्मर था उसने लगातार इस तरह से काम किया, एक स्किल्ड एजेंट की तरह काम किया है कि वो पहुँचा है यासीन भटकल के उस घर तक। अब ये कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। तो बाल बहादुर थापा जो था, दरअसल इसके बारे में ये भी पता चला था कि ये बुरी बाज़ार में रहता है। बुरी बाज़ार पोखरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे रहता है, और यासीन भटकल का जो हाइड आउट है उसके बारे में इसको पता है, क्योंकि यासीन भटकल को भी, जो यहाँ पे डॉक्टर यूसुफ के नाम से रह रहा है यासीन, उसका एक दरअसल केयर टेकर है। वो भी एक मुस्लिम की तरह इससे मिला था, उसने कहा था कि मैं इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और इसके बाद इसने इसको रुकने के लिए जगह दी थी, उसका ठहरने का ठिकाना सब कुछ इसने दिया था, जो बाल बहादुर थापा अब्दुल्ला अब बन चुका था। टीम ने इन्फॉर्मर से कहा कि तुम अब्दुल्ला से जाके मिलो, करीबन उसी दिन 1:30 बजे के आसपास अब्दुल्ला से मिलो, और ये वो समय रखना जब नमाज से, जो आफ्टरनून की नमाज़ होती है दोपहर की, उससे जस्ट कुछ देर पहले, और उससे रिक्वेस्ट करना कि नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें एक जगह पे ले जाए। वहाँ पे जब वो तुम्हें ले जाए तो वो देखते हैं वो किस जगह पे ले जाने वाला है, क्योंकि यहाँ जो हमने आपको 2 केसेस बताए वो इसलिए बताया कि यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। ये देखने में लगता है कि एग्जैक्ट उसी जगह पे कैसे बाल बहादुर थापा ले गया जहाँ पे उसने डॉक्टर यूसुफ को रुकाया हुआ, यानी कि
यासीन भटकल को रुकाया हुआ है। तो प्लान ये दरअसल हुआ था, जो सामने रिपोर्ट आई है, कि नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाए इन्फॉर्मर को और उसके बाद में देखते हैं वो किस जगह ले जाता है। इन्फॉर्मर का कॉल आया जब वो अब्दुल्ला से मिला जाके बाल बहादुर थापा से 1:30 बजे के आसपास। उसने कहा कि ठीक है, मैंने उसको मना लिया है और वो मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह ले जाने के लिए एग्री हो गया है, वो मान गया है। 2 बाइक्स पर एसओजी के जो मेंबर्स थे, जो उन्होंने हायर की हुई थी बाइक, वो उन पे एक कार का पीछा करते हैं। और इस कार में कौन जा रहा था? इन्फॉर्मर। ये अब्दुल्ला से मिलने के लिए जा रहा था। अब्दुल्ला, क्योंकि जो बाल बहादुर थापा था वो बुरी बाज़ार एरिया में रहता है, जैसे ये कार से इन्फॉर्मर वहाँ पे पहुँचता है, उसे पिक करता है। पीछे 2 एसओजी की टीम के जो लोग थे वो लगे हुए थे 2 बाइक्स पर। ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं कार का पीछा करते करते। इन्फॉर्मर अब्दुल्ला के बीच करीबन उस समय पर जब इन्होंने इसको पिक किया है अब्दुल्ला को, इन्फॉर्मर ने, तो उस समय पर 10 मिनट के करीबन की बातचीत हुई और इसके बाद फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं 2 किलोमीटर दूर, यहाँ से गाड़ी आगे चलती है और इसके बाद ओरेगांव चौक आता है। ओरेगांव चौक के हाईवे के पास में एक जगह पर ये जो पूरी गाड़ी थी और ये पीछे जो लोग पीछा कर रहे थे ये रुक जाते हैं। इस ओरेगांव चौक के पास उस हाईवे के नज़दीक ही एक छोटा सा घर बना हुआ था। एक ऐसा घर जो हाईवे के जस्ट किनारे पर था। उस घर से देखा जाए तो पूरा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच जो था हाईवे का वो पूरा दिखता था, वहाँ से नज़र अच्छे से रखी जा सकती थी। और इस घर पर वो जो अब्दुल्ला था, वो बाल बहादुर थापा जो था, वो इस इन्फॉर्मर को लेके आ गया था। टीम ने यहाँ पे हाईवे पर, क्योंकि बाहर वेट किया, पूरी रैकी की देखी वो पूरी जगह। टीम जब यहाँ पे वेट कर ही रही थी, उस दौरान कुछ कोइंसिडेंस तरह का हुआ, कुछ ऐसी एक चीज़ हुई जिसपे विश्वास अब क्योंकि होता है, क्योंकि यासीन भटकल को हमने इसी तरह से पकड़ा था। हुआ कुछ ऐसा कि एक मोटर बाइक आती है और उस मोटर बाइक पर एक शख्स, गाड़ी जो बाइक थी वो चला रहा था, और दूसरा जो शख्स पीछे बैठा था, सडनली वो सामने से निकल के उस घर के अंदर पीछे के रास्ते से, पीछे के गेट से उस घर के गाड़ी अंदर एंटर कर जाती है। जो एसओजी के टीम के लोग थे वहाँ पे, क्योंकि वो तो दिमाग में बसा के चल रहे थे इसकी पूरी तस्वीर यासीन भटकल की, उन्होंने देखा, उनको सडनली लगा कि क्या ये यासीन भटकल था जो पीछे बैठा हुआ था। आपस में बातचीत करते हुए वो यही डिस्कस कर रहे थे। ये सब चीज़ें जब हुई तो सडनली जो अब्दुल्ला था ले गया था इन्फॉर्मर को अंदर। इन्फॉर्मर जब बाहर आया तो उसने कहा कि बिल्कुल सर, ये वही घर है, ये यासीन भटकल का ही घर है और कहीं ना कहीं यही वो जगह है जहाँ पे वो इतने समय से रह रहा है, डॉक्टर यूसुफ बनकर। लेकिन अभी भी कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं थे। इसी के साथ ये दिन पूरा जो है वो 22 अगस्त का निकल जाता है। सबूत नहीं थे, टीम यहाँ से वापस अपने होटल आ जाती है। अगला दिन आता है 23 अगस्त का। 23 अगस्त को इन्फॉर्मर को एक बार फिर से होटल बुलाया गया। होटल बुला के उससे एक नया प्लान उसके साथ में डिस्कस किया। अब टीम, क्योंकि ये प्लान यहाँ पे एसओजी की बना चुकी थी, उनका प्लान दरअसल ये था कि इन्फॉर्मर जो है एक बार फिर से अब्दुल्ला से जाके मिलेगा, यानी बाल बहादुर थापा से, और उसके बाद उससे कहेगा कि उसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है और वो एक यूनानी डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहता है। लोग ये जानते थे एसओजी के मेंबर्स के यूनानी डॉक्टर की तरह ही उसके पेशे से ही रह रहा है यहाँ पे यूसुफ, डॉक्टर यूसुफ यानी कि यासीन भटकल। तो इस वजह से उसने कहा कि तुम अब्दुल्ला के साथ वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाने के बाद में उसकी वॉइस जो है, उसके वॉइस सैंपल को कलेक्ट करोगे, साथ ही साथ उसकी सराउंडिंग आसपास के जो जगह है वो ऑब्जर्व करोगे, उसके बोलने का ढंग, उसके चलने का ढंग, ये सब ऑब्जर्व करोगे। और इसके साथ में ये भी देखोगे कि क्या वहाँ पे वो कालिम पर सोते हैं या फिर बेड पर सोते हैं। ये सारी चीज़ कही गई इन्फॉर्मर को। इन्फॉर्मर ने ऐसा ही किया। वो जाता है अब्दुल्ला के पास, वहाँ पे जाके उसको बताता है कि मुझे एक यूनानी डॉक्टर के पास ले चलो। यूनानी डॉक्टर के पास जाने के बाद ये जो समय था वो पूरी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इस तरह का समय था कि एक एक मिनट जो है वो एक एक घंटे की तरह बीत रहा था, क्योंकि उन्हें पता चलने वाला था कि आखिर में ये असल में शख्स जो सस्पेक्ट है वो यासीन भटकल है या नहीं। होता क्या है कि कुछ घंटों के बाद में शाम के समय तक जो इन्फॉर्मर था उसका कॉल आया कि यूनानी डॉक्टर ये लगता है कि भटकल ही है, क्योंकि गोरा है, हिंदी बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन कश्मीरी लगता है, देखने में कश्मीरी लगता है, साउथ इंडियन नहीं लगता। अब ये बात जो थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी टीम के लिए, तो टीम ने एक बार फिर से पूरी अपनी रिसर्च की। एसओजी की टीम ने दिल्ली में भी बातचीत की अपने काउंटर पार्ट से, अपने लोगों से, बाकी एजेंट से भी बात की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने आपस में चर्चा की। रिसर्च करके ये सामने आया कि कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखना है इन्फॉर्मर को। एक बार फिर से वो जाएगा अंदर, देखेगा, जाके मिलेगा उस डॉक्टर से, और ये उसको ध्यान रखना है कि भटकल के फोरहेड पे, उसके माथे के ऊपर बालों का एक अलग तरीके का एक गुच्छा है जो कि वो हमेशा उसको पीछे की तरह बाल काटता है। दूसरी चीज़ है उसके फोरहेड पर एक स्कार है, एक लंबा सा स्क्रैच है। तीसरी चीज़ है कि उसके जो आगे के दोनों दांत हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो जो उसके अपर टीथ हैं वो आगे की तरफ निकले हुए होंगे।
इसके साथ एक और उसको ये बताया इन्फॉर्मर को कि जब भी वज़ू की नमाज़ होती है, वज़ू की नमाज़ के पहले वो भटकल जो है हमेशा अपने सर से जो हेड स्कार्फ है वो उठाता है, तो उस समय पर तुम उसके बाल भी उस तरह से देख सकते हो। वॉइस सैंपल के लिए अब यहाँ पे जो फोनेटिक एनालिसिस थी इसको पूरा प्लान कर लिया गया था, और ये सब चीज़ें ऐसी थी दोस्तों, आप समझिए इस चीज़ को कि दिन कम बचे हैं, ऑपरेशन पूरा करना है। इन्फॉर्मर जो है वो स्किल्ड इन्फॉर्मर, वो पूरी तरह से वहाँ पे जाके एक एक इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है, लेकिन ये सब हाल के हाल नहीं हो सकता है, ये सब जल्दीबाजी में नहीं हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी इन्फॉर्मर को भी नहीं करनी है। केयरफुली जब वो काम करेगा तभी जाके जो मिशन है वो पूरा हो पाएगा, वरना कवर ब्लो हो जाएगा और चीज़ें सारी बिगड़ जाएंगी। तो खैर सर्विलांस जारी रखा। अगला दिन आया, अगले दिन ये पता चला कि भटकल जो है 20 से 25 लोग करीबन उसने यहाँ पे अपने एक नेटवर्क के कुछ मुस्लिम लड़के थे उनको रखा हुआ था, और वो लगातार उस एरिया में उससे मिलने के लिए उस घर में आते थे, क्योंकि एक टीम जो थी वो कई बार वहाँ पे जाके पहुँच के रेकी करती थी, सर्विलांस करती थी। तो उन्होंने देखा कि कई सारे लड़के दिन भर आते जाते रहते हैं। ये चीज़ वो उस रात को भी देख चुके थे जिस दिन ये इन्फॉर्मर जाके मिल के आया है यूनानी डॉक्टर से यानी भटकल से, और उसके अगले दिन सुबह सुबह ही देख रहे थे कि कुछ लड़के जो हैं वो लगातार यहाँ पे रेगुलर आते हैं। पॉइंट ये है कि ये जो ओरेगांव चौक है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ ये इक्का दुक्का ऐसे घर बने हुए हैं, दुकानें भी कम है, चाय की दुकानें भी नहीं है इस तरह की, लेकिन बार बने हुए हैं यहाँ पे, कुछ बार्स हैं जो कि लगातार यहाँ पे दिखते हैं। एसओजी के लिए वही एक तरह से उनका वॉच पॉइंट्स बने। एसओजी के जो लोग थे वो यहीं पे बार्स में चले जाते थे, वहाँ पे रहते थे, वहाँ से बाहर निकलते थे, नज़र बनाए रखते थे इस घर के ऊपर, वहाँ पे आने वाले लोगों के ऊपर। खैर ये जो 24 अगस्त का दिन आया, इस दिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इन्फॉर्मर जो अंदर गया था यूनानी डॉक्टर के पास यानी कि यासीन भटकल के पास, उसने यहाँ से अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग की उसकी वॉइस सैंपल, उसके बोल जब वो लगा था उसको कुछ बता रहा था, तो यहाँ से उसने जो यूनानी डॉक्टर का वॉइस सैंपल था, एक क्लियर वॉइस सैंपल, वो जब कैप्चर कर लिया टीम को भेज दिया। टीम ने यहाँ पे उसके अंदर इन्फ्लेक्शन, वॉवल्स के साउंड के, वो वॉवल्स को AEIOU को यूज़ कैसे करता है, उसके बोलने में इनका जो एक ढंग है वो सेम तरीके का अगर आ रहा है हर बार जो पुरानी हमारी कॉल रिकॉर्डिंग इसकी हमारे पास में है, तो उससे पता ये चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली वही शख्स है, यही सेम वॉइस क्लियर सैंपल्स हैं, यही एनालिसिस इसकी प्रॉपर हो जाएगी। हिंदी में इसके जब ये सब चेक किया गया तो ये देखा गया कि वो हिंदी में जो भी बातचीत कर रहा था इन्फॉर्मर के साथ में, उसमें उसके साउथ वेस्ट महाराष्ट्र का जो टच है एक्सेंट का, वो यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा था। और ये भी एजेंसीज जानती थी, एसओजी की टीम जानती थी कि जो भटकल है और उसका भाई रियाज है, यासीन और रियाज दोनों, ये इनकी शुरुआती पढ़ाई जो है वो महाराष्ट्र में ही हुई है, वहीं पे ये लोग रहे थे। टीम यहाँ से 100% श्योर थी कि ये जो शख्स जो डॉक्टर यूसुफ के नाम से, यूनानी डॉक्टर के नाम से रह रहा है, इन्फॉर्मर जिसका वॉइस सैंपल लेके आया है, ये 200% यासीन भटकल ही है। जब ये बात कन्फर्म हो गई कि ये यासीन भटकल है, 24 अगस्त की रात को, उसी दिन की रात को माउंट व्यू होटल में आके एसओजी की पूरी टीम के साथ में, इन्फॉर्मर के साथ में एक सेशन किया, और सेशन के बाद में टीम लीडर ने यहाँ पे 8 बजे रात को जॉइंट डायरेक्टर आईबी पटना यूनिट को फ़ोन किया। जॉइंट डायरेक्टर को फ़ोन करके खुशखबरी दी, उनको बताया कि बिल्कुल सर ये यासीन ही है, हम सही थे। उन्होंने कहा कि क्या तुम पूरी तरह से सही हो इस पर, मतलब क्योंकि मैं क्या DIB से बात करूँ दिल्ली के अंदर अगर कोई और मदद चाहिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर हम 200% सही हैं यहाँ पे, ये वही है, बस एक दिक्कत ये है कि भटकल को बॉर्डर क्रॉस कराना पड़ेगा, और कराना ही ऑब्वियसली है क्योंकि इंडिया हम उसको लाना है हमें, लेकिन चेक पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकते हैं, इशू बन सकते हैं। इसके लिए टीम लीडर ने कहा कि सर अगर दिल्ली से इस प्रपोजल पे इसको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि दिल्ली बेसिकली पॉइंट ये था कि ओवरऑल अब होगा क्या कि दिल्ली में बताया जाएगा और सीनियर्स को, सेंटर नेपाल में सरकार से बात करेगा, नेपाल में एम्बेसी से बात करेगा, इंडियन एम्बेसी से बात करेगा, वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तब जाके वो चेक पॉइंट क्रॉस करा के भटकल को पकड़ के यहाँ लाया जाएगा, और इसमें नेपाल पुलिस को भी सहयोग देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल प्लान होने वाला था, तो अब फाइनली बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पे टीम लीडर ने ये भी कहा कि सर अगर दिल्ली से प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसको लिफ्ट कर लेंगे। लिफ्ट का मतलब है कि हम इसको या तो ड्रग करके, थ्रेट करके या गैग करके ज़बरदस्ती यहाँ से ले आएंगे। ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी। सेफ साइड के लिए जो जॉइंट डायरेक्टर आईबी पटना थे, उन्होंने दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से बातचीत की, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया। उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल ये वही है, हम इसको इस बार नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा भी जो एडिशनल डायरेक्टर थे दिल्ली के कि अगर हम इस बार गलत हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझ सकते हैं यासीन भटकल के लिए हम पिछले 3 बार भी गलत हो चुके हैं, तो इस बार हम गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने वार्न किया। इसके बाद लेकिन उन्होंने अपने हॉटलाइन के ऊपर जो सीनियर्स थे उनके आईबी एस्टेब्लिशमेंट के, उनको इन्फॉर्म किया और उनको कहा कि बिहार एसओजी जो है टीम जो है, आईबी की जो टीम है,
ये पूरी तरह से एक्शन के लिए रेडी हैं, सिर्फ एक हरी झंडी की ज़रूरत है। और अगर कुछ गड़बड़ होती है, मान लीजिए अगर सस्पेक्ट हमारा आदमी नहीं हुआ, तो हम उसको वहीं पे फ्री कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। सेंटर ने यहाँ से सीधा नेपाल गवर्नमेंट से बातचीत की, जैसा हमने आपको बताया। बातचीत करने के बाद में ये एग्रीमेंट हुआ। नेपाल सरकार भी थोड़ी देर उनको मनाना पड़ा, समझाना पड़ा, लेकिन इसके बाद मान गए। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर जो थे, उनको लूप में लिया गया, उनको भी ये सब बातें बताई गई। 25 अगस्त की अब सुबह आ चुकी थी। नेपाल पुलिस जो थी, उनकी 4 मेंबर्स की टीम, 4 पुलिस वालों की टीम जो थी, वो एसओजी की टीम से आके मिलती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन नेपाल की 3 तरह की शर्तें थी। नेपाल का ये कहना था कि कोई भी, पहली बात, क्राउडेड जगह में, बाजार में या बस स्टैंड पे, इस तरह की जगह पे हम इस ऑपरेशन को नहीं करेंगे, वहाँ से सस्पेक्ट को नहीं उठाया जाएगा। दूसरी चीज़ थी, नेपाली पुलिस वाले जब एसओजी की टीम के साथ में होंगे, जब वो ऑपरेशन कर रहे होंगे नेपाली पुलिस वाले आगे, तो एसओजी उसमें बीच में नहीं आएगी, यानी आगे जो है वो नेपाल के पुलिस ऑफिसर्स ही जाएंगे। तीसरी उनकी चीज़ थी कि जो घर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, इसके बाद जो टीम है, इंडियन टीम है एसओजी की, वो दूर खड़े होकर सिर्फ इसको निगरानी इसकी करेगी, वो अंदर नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें मान ली गई। दिक्कत यही थी मेन कि यहाँ पर अगर ये सिटीज़न, नेपाली सिटीज़न निकल जाता, गलत निकल जाते हम, तो नेपाल और भारत के बीच के रिश्ते भी ख़राब हो सकते थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 25 अगस्त का ये दिन था। पूरे दिन नेपाल के पुलिस ऑफिसर्स और एसओजी की मीटिंग चलती रही, सेशन हुए। अगला दिन आता 26 अगस्त का। एसओजी ने सीक्रेसी बनाए रखी कि ये एग्जैक्टली शख्स है कौन। यासीन भटकल की आइडेंटिटी नहीं बताई गई थी नेपाल पुलिस को। उनको ये कहा गया कि ये स्पेसिफिक घर है, इस घर के अंदर आपको एंटर करना है, यहाँ से आपको इसको, जो भी लोग अंदर होंगे उनको बाहर लाना है। अब ओरेगांव चौक, वही जगह, हाईवे के पास वो छोटा सा घर, वहाँ पे ले जाया गया टीम को। सर्वेलेंस कर रही थी एसओजी की टीम बाहर। जो नेपाल पुलिस की टीम थी वो भी वहाँ पे उस घर को देखती रही, आसपास के एरिया में पूरा पूछताछ करती रही, सारी चीज़ें कर रही थी। अपने अकॉर्डिंगली वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान में अचानक से एक और शख्स एसओजी की टीम को देखा। ये था असदुल्ला अख्तर, AKA हड्डी। हड्डी जो था, दरअसल आपको बता दें, एक अलकायदा का ऑपरेटिव, इंडियन मुजाहिदीन के साथ बहुत ही लंबे समय से काम कर रहा था, एक सुसाइड बॉम्बर था। हड्डी जो था, असदुल्ला अख्तर, वाराणसी के अंदर, पुणे के अंदर, ज़वेरी बाज़ार, मुंबई में जितने ही बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उनका मेन एक्यूज था। मेन एक तरह से इसी को माना जा रहा था कि इसने ही किया था ये सब। 10 लाख का रिवॉर्ड भी उसके ऊपर था और बहुत ही ज़्यादा चालाक, शातिर था। ये भी देखा गया कि इस समय पर जब वहाँ पे ये देखा एसओजी की टीम को, उसने भी एक ऑफिसर को देख लिया एसओजी को, उसके बाद में वो उसके पीछे लग गया था। ये जो ऑफिसर था, बाद में उसने जब नोटिस किया कि ये मेरे पीछे आ रहा है, और वो भी इसको समझ चुके थे कि ये इसी के साथ का, यासीन भटकल के साथ का ही शख्स है, असदुल्ला अख्तर है, तो वो इसका जब पीछा कर रहा था, तो एसओजी के ऑफिसर धीरे से जाके एक सैलून की शॉप में जाते हैं, वहाँ पे अपनी दाढ़ी जो थी उसको क्लीन शेव करते हैं और वहाँ से सेफली स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। इससे बच गए। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिक्कत यहाँ पे जो गलत हुई वो ये थी कि नेपाल पुलिस की टीम ने सिर्फ उस जगह को थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर ओरेगांव चौक पर वो रही, चेकिंग की और वापस चले गए। वापस क्यों गए? क्योंकि उनको अपनी एम्बेसी को जाके यहाँ पे बताना था, सरकार को बताना था कि क्या क्या चीज़ है, किस तरह का सिनेरियो है, ये लोग क्या करने वाले हैं। ये लोग वापस गए, नेपाल की टीम। अगला दिन लग गया 27 अगस्त। भारत सरकार को कॉल करके एक बार फिर से नेपाल को समझाना पड़ा कि भाई ये जो शख्स जिसको हम आपकी सहायता मांग रहे हैं, जिसको पकड़ने के लिए, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा डेंजरस है। ये आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है, हमारे लिए तो हुआ ही है अभी इतने समय से, तो इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें समझाने में पूरा ये दिन निकला, 27 अगस्त का भी। ये फाइनल हुआ उस कॉल पे कि अब ये जो ऑपरेशन है वो अगली रात को ही किया जाएगा, अगली रात को करना ही है, क्योंकि 20 तारीख से टीम आई हुई है, 28 तारीख आने वाली है। अगला दिन लगा 28 तारीख का, दोपहर के 4 बजे। मौसम जो था वो इस तरह का हो गया कि रात को क्योंकि ऑपरेशन करना था, शाम लगी। शाम से देखा गया 4 बजे से ही कि बेहद तेज़ बारिश, पूरी तरह बारिश होने लगी। रात को 8:30 बजे के आसपास में नेपाल पुलिस जो थी एसओजी की टीम के साथ ओरेगांव चौक पहुंचती है। एसओजी की टीम बाहर से पूरी एरिया की निगरानी कर रही थी। फाइनल मोमेंट आ चुका था, क्योंकि नेपाल पुलिस की टीम फाइनली ओरेगांव चौक के उस घर में एंटर कर जाती है, वहाँ पे घुस जाती है। लेकिन इसके बाद नेपाल पुलिस करीबन ये 8:30 से आप मान लीजिए 9:45 के आसपास का वक्त हो गया। नेपाल पुलिस घर के अंदर तो घुसी, लेकिन बाहर वापस नहीं आई। 9:45 हो गया, बाहर वापस आ नहीं रही है। एसओजी की टीम बाहर वेट कर रही है। इस बीच में रात के 10 बजे एम्बेसी की तरफ से एक आईपीएस ऑफिसर का कॉल आता है सीधा एसओजी की टीम के एक शख्स के पास में, लीडर के पास में। उनसे कहा जाता है उस एम्बेसी के ऑफिसर के द्वारा कि ये जो आदमी है, आप लोग चिल्ला के गुस्से में कहा जाता है कि ये जो आदमी है ये एक इनोसेंट आदमी है जिसको आप यहाँ पकड़ने आए हैं। ये एक टरबाइन इंजीनियर है
आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेपाल में, ये हमारे और नेपाल के रिश्ते बिगाड़ देगा। तो सामने जो एसओजी के मेंबर थे जिन्होंने ये कॉल रिसीव किया, उन्होंने ये कहा कि सर अगर आप आईपीएस हैं तो स्मेल द रैट, आप ध्यान से थोड़ा सा स्किल तरीके से सोचिए। एक टरबाइन इंजीनियर यूनानी मेडिसिन क्यों बेचेगा, क्यों वो एक डॉक्टर यूसुफ की तरह यहाँ पे रहेगा, और वो डॉक्टर के पेशे पे क्यों रहेगा अगर वो एक टरबाइन इंजीनियर है तो? क्या इसका नाम डॉक्टर यूसुफ नहीं है? यहाँ से जो एमएससी के ऑफिसर थे वो थोड़े से शांत हुए और उसके बाद उन्होंने ये जो रिक्वेस्ट थी आगे कन्वे किया। यहाँ से कहा गया क्योंकि एसओजी के द्वारा कि आप सीधा सिर्फ एक काम करिए, नेपाल पुलिस को ये बोलिए कि बाहर आए, लेके जितने भी लोग अंदर हैं इनको लेके बाहर आए, हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। यहाँ से एमएससी के ऑफिसर जो थे वो शांत हुए, उन्होंने मैसेज आगे कन्वे किया। 10:10 पर यासीन भटकल और हड्डी को, यानी कि ये जो 2 सस्पेक्ट थे, उस समय पर तो पता भी नहीं था कि ये दोनों कौन है, 2 सस्पेक्ट्स को फाइनली बाहर लाया गया। एसओजी के एक ऑफिसर ने डॉक्टर यूसुफ जो ये यासीन था इसकी दाढ़ी को ज़ोर से खींचा, वो दाढ़ी पूरी बाहर आ गई, निकल गई। थोड़ी बहुत ही पूछताछ नेपाल पुलिस के सामने करने से ही ये बात पूरी साफ़ हो गई। भटकल ने खुद ही ये कन्फेस कर लिया कि हाँ वही यासीन भटकल है, इंडियन मुजाहिदीन का किंग पिन, और जो दूसरा शख्स है वो असदुल्ला अख्तर है, हड्डी सुसाइड बॉम्बर। एसओजी की टीम ने सीधा दिल्ली की अपनी टॉप अथॉरिटीज़ को ये सब बताया, खुशखबरी दी कि हमने इसको पकड़ लिया है। उसके लैपटॉप्स जितने भी चीज़ें थी उनको सीज़ किया गया। तो फाइनली यासीन भटकल भारत की गिरफ्त में था, लेकिन अभी भी उसको नेपाल से भारत एंटर कराना था, भारत वापस लाना था। नेपाल पुलिस ने ये कहा कि बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी चेक्स हैं उनकी वजह से एसओजी की जो टीम है वो उनकी गाड़ी से, नेपाल पुलिस की गाड़ी से दूर चले। नेपाल पुलिस भटकल को यहाँ पे लेके आएगी, हड्डी को यहाँ पे लेके आएगी, उसके बाद में बॉर्डर के आने के बाद यहाँ पे इन दोनों आतंकवादियों को आपको सौंप दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। टीम सीधा अपने यहाँ से ओरेगांव चौक से ऑपरेशन को पूरा करके एसओजी की टीम अपने होटल पहुँचती है, माउंट व्यू होटल। वहाँ पे पहुँचने के बाद अपने बैग्स को कलेक्ट किया, सीधा बॉर्डर के लिए निकल जाती है। 29 अगस्त का दिन लग चुका था। सुबह के 6 बजे करीबन एसओजी की टीम इंडियन बॉर्डर टेरिटरी में पहुंची। यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर हड्डी को अपने साथ में लिया और इसके बाद इनको लेकर बिहार के बेतिया में आई। बेतिया के एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में इन दोनों को ले जाया गया। वहाँ पे इनसे इंटरोगेशन लगातार की गई। अरेस्ट को सीक्रेट रखना था इस समय तक, लेकिन अब आप ये देखिए कि सिस्टम काम कैसे करता है। अरेस्ट को सीक्रेट रखना ज़रूरी था, लेकिन दिल्ली में जैसी, क्योंकि ये खबर तो पहुँचाई दी गई थी, तो कई बड़े मंत्री, कई बड़े ऑफिसर्स एजेंसीज़ के वो सामने आकर मीडिया के सामने, जिनका कोई रोल नहीं था इस पूरे ऑपरेशन में, उन्होंने मीडिया के सामने आकर क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सामने स्टेटमेंट्स दे दिए। खैर इससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अब हमारे पास हमारी गिरफ्त में था ये। दोनों को अरेस्ट करने के बाद में इसके बाद मोतिहारी के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर ले जाया गया। वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, इंटेरोगेशन उनसे की गई। भटकल और हड्डी जो थे, इनके अरेस्ट के बाद दरअसल आप देखिए कि इतना बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो लगातार बॉम्ब अटैक होते हैं 2005 से, अगर आप रिकॉर्ड्स को देखें 2012 तक, हर बड़े शहर में, अगले शहर में डर लगा रहता था कि कहाँ पे अगला अटैक होगा। और ये सब इंडियन मुजाहिदीन कराता था, और उसका ये जो किंग पिन था यासीन भटकल, ये करता था। सुसाइड बॉम्बर हड्डी जैसे ये सब इसके साथ में रहते थे। तो भटकल और हड्डी के अरेस्ट होने से ये बात तो साफ हो गई कि आईएम के जो दोनों फैक्शंस थे, पाकिस्तान कंट्रोल्ड भटकल और जो सेमी कंट्रोल्ड हड्डी था, दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज कर दिए गए। 17 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका था भारत पे, दिल्ली, मुंबई, जामा मस्जिद में, जयपुर, वाराणसी, फैज़ाबाद, सब तमाम जगह। और जो हड्डी था वो भी जावेरी बाज़ार, पुणे, अहमदाबाद ब्लास्ट, सब में उसका नाम था। एसओजी की टीम ने शानदार काम किया। आप सब लोग ये जान चुके होंगे, ये बताने वाली कोई बात नहीं है, सब लोग इस बात को मानते हैं। एसओजी की टीम को लेकिन जो रिकॉग्निशन मिला दोस्तों, वो बहुत कम मिला। बताया जाता है टीम लीडर को एक कमेंडेशन लेटर मिला, 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड टीम को मिला, लेकिन गैलेंट्री अवार्ड के लिए उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। ये एक बड़ी चीज़ है कि ये करना चाहिए था। दूसरी तरफ जॉइंट डायरेक्टर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पटना यूनिट के थे, उनको डीआईबी की तरफ से, दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ आईबी की तरफ से कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला। ये सब चीज़ें हुई। यासीन भटकल जो है वो इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल के प्रिजन नंबर 2 में, जेल नंबर 2 में बंद है। इस ऑपरेशन के बावजूद भी अभी भी आप देखें तो आईएम पूरी तरह से, इंडियन मुजाहिदीन जो है वो शांत हो चुका है, ख़त्म हो चुका है एक तरह से। लेकिन अभी भी जो उसके यासीन भटकल के अलावा 3 मेन लोग थे, यासीन तो एक था ही सबसे बड़ा, उसके साथ के 3 लोग थे, जो कि इन चारों ने मिलकर ही बनाया था इसको। यासीन भटकल, उसके दोनों भाई इकबाल और रियाज भटकल, और अमीर रेज़ा खान। यासीन हमारी गिरफ्त में है, लेकिन ये तीनों ही इस समय पर कराची, पाकिस्तान में बैठे हैं। वहाँ पे आईएसआई का इन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है, और वहीं पे छुपकर ये अपने बाकी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो हैं उसको आज भी अंजाम दे रहे हैं।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, व्यू पॉइंट बताइएगा, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान जिससे आपके हमारे बीच में चलता रहे। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।